अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रेहान तारिक और आप देख रहे हैं दस्तक। सबसे पहले जिक्र दस्तक की उन स्टोरीज का जिन पे आज देंगे दस्तक। तहरीके इंसाफ का इनकलाबी मगर नामुकम्मल मंसूबा, 2.5 साल ताखीर के बाद इफ्तिताह। जंगला बस से इनकलाबी बस तक की तब्दीली, क्या BRT मंसूबा पेशावर के अवाम के लिए काबिल कबूल है? लाहौर की गलती पेशावर में खुशखबरी कैसे बन गई, ये सवाल आज के दस्तक में उठाएंगे। वजीर आला पंजाब की मुश्किलात में इजाफा, वादा माफ गवाह नैब ऑफिस में पेश, घबराऊंगा नहीं लड़ूंगा। साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी राहील सिद्दीकी का 2 टोक मौक़िफ़, क्या उस्मान बुज़दार की छुट्टी होने वाली है? क्या नैब ब्यूरोक्रेसी को आपस में लड़ाना चाहती है? ये सवाल भी आज के दस्तक का हिस्सा होगा। शहर कायद कालमियां, सियासतदानों की तिफल तसल्लियां, क्या कराची के हालात आईनी तब्दीली से हल होंगे? वफाकी हुकूमत शहर कायद पर सियासत क्यों कर रही है? क्या आईनी तब्दीली के खिलाफ पीपल्स पार्टी मज़ाहमत कर पाएगी? और फिर गैस इंफ्रास्ट्रक्चर सेस केस, हुकूमत को 417 अरब रुपए मिलेंगे। अदालत के इनकलाबी फैसले का इतलाक कैसे होगा? क्या सैकड़ों अरब वसूली के असरात कौम को मुंतकिल हो पाएंगे? ये सवाल भी आज के दस्तक में उठाएंगे। पेशावर के शहरियों का तवील इंतजार आज खत्म हो गया है। 2.5 साल ताखीर के बाद आज वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान ने BRT मंसूबे का इफ्तिताह कर दिया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो माजी की हुकूमतों को ऐसे मंसूबे बनाने पर हदफ तनकीद बनाती रही है, आज उसी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन यानी वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान सड़कों को तरक्की का जरिया करार देते रहे। आज वजीर आजम पाकिस्तान ने BRT मंसूबे की खूब तारीफें की हैं। वजीर आजम पाकिस्तान ने यह भी कहा कि जो कहते थे परवेज खटक ठीक थे, जबकि जो उनका बयानिया था वो गलत था। यानी माजी में वजीर आजम पाकिस्तान तो मेट्रो बस सर्विस को भी जंगला बस सर्विस करार देते रहे हैं, लेकिन आज उन्होंने अपनी इस गलती का बरमला एतराफ कैसे किया, उसकी एक झलक आपको दिखाते हैं। मैं आज ये खास कहना चाहता हूँ कि मुझे इसके ऊपर रिजर्वेशंस थी और मैं आज परवेज खटक को खास खराज तहसीन पेश करना चाहता हूँ, क्योंकि इन्होंने हमें हमेशा कहा कि जब ये प्रोजेक्ट बन जाएगा तो तब तुम्हें पता चलेगा इसकी अहमियत। तो मैं आज परवेज खटक सब की तरफ से अपनी तरफ से कहना चाहता हूँ कि हम गलत है, परवेज खटक आप ठीक निकले। वजीर आजम पाकिस्तान लाहौर मेट्रो को जंगला बस तो कहते रहे हैं, लेकिन आज उनकी नजर में BRT एक इनकलाबी मंसूबा है। KP के हुकूमत ने पेशावर के शहरियों को 10 रुपए में टिकट फराम करने का ऐलान किया और ऐसा आम आदमी के फायदे के लिए किया जा रहा है। ये तौजीह पेश की जा रही है, लेकिन क्या लाहौर में आम आदमी नहीं बसते हैं? क्या मुल्तान और रावलपिंडी मेट्रो से दिहाड़ीदार और मजदूरों को फायदा हासिल नहीं होता है? पंजाब में मजदूरों के लिए सब्सिडी खत्म करके खैबर पख्तूनख्वा के शहरियों को सब्सिडी दी जा रही है। मोहतरम मीर रियासत, आप एक सूबे या फिर सिर्फ इस्लामाबाद के वजीर आजम नहीं है, बल्कि आप कराची से खैबर, बोलान से बल्तिस्तान, सारे मुल्क के वजीर आजम हैं। आपकी पॉलिसीज भी यकसा होनी चाहिए। लाहौर में जिस वक्त मेट्रो के किराए की बात आई, उसके अंदर पार्लियामान में भी ये काफ़ी बहस उठी कि ये सब्सिडी जो लाहौर के बासियों को दी जा रही है, हम उसके मुतहम्मिल नहीं हो सकते। लेकिन आज पेशावर BRT पर जो 10 रुपये टिकट रखा गया है, उसमें वजीर आजम पाकिस्तान का क्या मौक़िफ़ था, उसकी एक झलक भी आपको दिखाते हैं। और ये जो आपने 10 रुपए टिकट रखा है मिनिमम, और 10 रुपए से जो ऊपर लेके जा रहे हैं 50 रुपए तक, ये हर कोई अफोर्ड कर सकता है। और इससे आम आदमी की जिंदगी बेहतर ऐसे होगी कि वो ट्रांसपोर्ट जब होती है तो अगर उसको डेली वेजर जो है वो अपनी फिर अगर यहाँ नहीं नौकरी मिल रही तो वो कहीं और जाके ले सकता है। ये एक आम आदमी की जिंदगी में बहुत बड़ा एक इनकलाब आता है। मीर रियासत से एक और सादा सा सवाल है। मीर रियासत, अगर लाहौर में मेट्रो गलत थी तो पेशावर में तब्दीली कैसे बन सकती है? लाहौर मेट्रो के इब्तदाई हफ्तों में 25,000 मुसाफिर रोजाना सफर करते थे, जबकि अब 2 से 2.5 लाख मुसाफिर इस सर्विस से फायदा उठा रहे हैं। क्या पेशावर में भी इतनी बड़ी तादाद में मुसाफिर मुस्तफीद हो सकेंगे? मेरे रियासत मुस्लिम लीग नून ने बस का टिकट 20 रुपए रखा। इस रकम का तकाबली जायजा लिया जाए तो उस वक्त रुपए की कदर के हिसाब से देखा जाए तो पेशावर मेट्रो के 10 रुपए उस वक्त जस्टिफाई नहीं हो रहे थे। इस मंसूबे का आवाम को क्या फायदा होगा, ये भी बड़ा बुनियादी सवाल है। क्या पेशावर के आवाम BRT से फायदा हासिल कर पाएंगे? लाहौर और पेशावर मेट्रो में क्या फर्क? इस तमाम तर मामले पर बात करने के लिए इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा मुसर्रत जमशेद चीमा, जबकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की मरकजी रहनुमा शाइस्ता परवेज मलिक हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों के कीमती वक्त के लिए। सबसे पहले मुसर्रत जमशेद चीमा साहब, आपसे जानना चाहूंगा, क्योंकि आपका फ्लैगशिप प्रोजेक्ट था BRT और BRT को बड़ा हदफ तनकीद बनाया जाता था। आज BRT की इनॉग्रेशन वजीर आजम पाकिस्तान ने की है। एक सादा सा सवाल है, क्या कंप्लीट ट्रैक की इनॉग्रेशन की है? BRT कंप्लीट हो गई है या इनकम्प्लीट प्रोजेक्ट को इनॉग्रेट किया आज वजीर आजम पाकिस्तान ने? नहीं जी, अल्हम्दुलिल्लाह BRT का प्रोजेक्ट जो है वो कंप्लीट हो गया है और ये बड़ा एक ज़बरदस्त प्रोजेक्ट है और इंशाल्लाह ताला इसमें जो हमारी खैबर पख्तूनख्वा की आवाम है उसको एक बहुत अच्छी सहूलत मुयस्सर रहेगी इंशाल्लाह। अच्छा, एक दूसरा सवाल वो क्योंकि आपसे रेलेवेंट है, पंजाब में आपकी हुकूमत ने ये कहा कि जो सब्सिडी दी जा रही है लाहौर मेट्रो के ऊपर वो बहुत ज़्यादा है और इतनी सब्सिडी के आप मुतहम्मिल नहीं हो सकते, तो वहाँ पर आज वज़ीर आज़म ने ये कहा
कि 10 रुपए टिकट रख के आपने बहुत अच्छा किया और केपी गवर्नमेंट को इसके ऊपर एप्रिसिएशन भी दी है, तो क्या ये सूबाई तासुब नहीं है कि एक जगह पे तो जो है वो 10 रुपए टिकट दी जा रही है, उस पर गवर्नमेंट सब्सिडी दे रही है, दूसरी तरफ सारे का सारा प्रेशर अवाम पे डाला जा रहा है पंजाब में? नहीं नहीं, इस चीज को सूबाई तासुब आप बिल्कुल नहीं कह सकते। और बेसिकली इसका जो इसकी जो कॉस्ट है या इसकी जो एक्सपेंडिचर्स है उसके हिसाब से ही उन्होंने कॉस्ट निकाली होगी। तो बेहतर था कि अगर आपको बीआरटी के बारे में बात करनी थी तो अगर आप केपी से किसी को ले लेते तो वो ज्यादा अच्छा अपना मौका अच्छा, हम अभी ट्राई करते हैं। शौकत यूसुफजई साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं क्योंकि रेलेवेंट था पंजाब से रिलेटेड, क्योंकि उस पर आपके नुमाइंदगान ने कहा कि इस पे क्योंकि टिकट बहुत कम है, 10 रुपए फीका से, तो इसको बढ़ाना चाहिए। तो इस पर्सपेक्टिव के अंदर हम आपसे जानना चाह रहे थे। शौकत यूसुफजई साहब को भी ट्राई करते हैं इन द मीनवाइल। शाइस्ता परवेज मलिक साहिबा, आप बताइएगा कि यहाँ पर यकीनन जंगला बस कहा जाता था लाहौर मेट्रो को, लेकिन बीआरटी इनॉग्रेट हुई है और ख़ासतौर पे वज़ीर आज़म ने यह कहा है कि 3rd जनरेशन प्रोजेक्ट है। अब देर आयत दुरुस्त आयत, इनॉग्रेट तो हो गई, कैसे देखते हैं आप इस प्रोजेक्ट को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया जी। पहले तो मैं कहूँगी कि बहुत बहुत मुबारक हो पेशावर केपीके के लोगों को कि बदनाम ज़माना एक प्रोजेक्ट जो था जिसके तहत नैब के दफ्तर बंद हो रहे थे, जिसके तहत इनकी बहुत ज़्यादा आवभगत भी हो रही थी, आज उसका खैर से इफ्तिताह हो गया है। लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आई कि कुछ तो आप बातें आपने भी कर ली कि जो इनके लिए चीज़ें ठीक हैं वो लाहौर वालों के लिए, पंजाब वालों के लिए ठीक नहीं है। शायद वो अपना फ्यूचर में वोट बैंक को मुस्तहकम करना चाहते हैं। बहरहाल जो प्रोजेक्ट है एक तो नामुकम्मल, मैं पूछना आपने भी पूछ लिया कि वो मुकम्मल है कि नहीं है। दूसरी बात, जितना इस पे खर्चा आया है उस खर्चे में लाहौर, मुल्तान, पिंडी, इस्लामाबाद का खर्चा है जितना इनका एक पे आया है। और हमने शहबाज शरीफ साहब ने 11 महीने में जो प्रोजेक्ट कंप्लीट किया वो इनको 6 साल लगे। 2014 में अनाउंस हुआ जब ये जंगला बस, और इनके मुझे तो रिपीट करने की जरूरत नहीं है कि ये जो कुछ कहते रहे हैं, लेकिन मैं सिर्फ एक बात कहती हूँ कि इंसान में इतना ज़र्फ होना चाहिए और उसके दिल में इतनी वुसअत होनी चाहिए कि अगर किसी का कोई प्रोजेक्ट अच्छा है तो उसको अप्रिशिएट कर लो। इसमें लोगों को आपकी ठीक है, इस पे मुसर्रफ साहब का कमेंट ले लेते हैं। इसमें कोई काम मुसर्रफ साहब इस पे कमेंट करना चाहेंगे आप? वो कह रहे हैं कि अगर हमारा प्रोजेक्ट अच्छा था, आज जैसे वजीर आजम ने कहा कि परवेज खटक साहब बिल्कुल ठीक कहते थे, मैं गलत था, तो आपको अब आप अप्रिशिएट करेंगे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के उन प्रोजेक्ट्स को जिस पर आप तनकीद करते थे? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये अर्ज करूं कि ये जिस तरह के अल्फाज का इस्तेमाल किया गया, बदनामे ज़माना, तो इन्होंने देखे इनके हिस्से में जितने भी मंसूबे, बड़े मंसूबों की अगर मैं बात करूं तो वो उसमें चंक ऑफ करप्शन की बात होती है। बात ये नहीं होती मंसूबा, अगर पाकिस्तान में लोगों को जो सहूलत चाहिए वो तो चाहिए है, लेकिन ये तो बड़े मंसूबे सिर्फ इसलिए लॉन्च करते रहे कि उसमें से इकट्ठे एक ही मंसूबे में से इतनी अमाउंट वो ये निकाल लें कि फिर लंदन की पुरफजा माहौल में, और फिर आपको पता है कि जिस जगहों पे फिर 200 एकड़ जमीन खरीद लें इकट्ठी। पेशावर मेट्रो, वरना फिर कहानी बहुत लंबी हो जाएगी। इम्पोर्टेंट चीज ये है कि बदनामे जमाना की, अगर मैं आपकी बात में वैसे बोली नहीं हूँ तो इट्स बेटर कि आप मुझे भी सुन लें। अच्छा, आप कंप्लीट कर ले, मैं फिर चाहता हूँ। बदनामे जमाना अगर सीरीज अगर हमने शुरू की तो उसमें इंशाल्लाह ताला आप बहुत आगे पाएंगे खुद को, और बल्कि 70 सालों में इतनी बदनामे जमाना चीजें कभी किसी ने नहीं की। अभी तो आप कल वाला यस्टरडे जो आप लोगों ने धोया उसको तो अभी सिर्फ देख लें। अच्छा मुसर्रफ साहब, इदारों के ऊपर, अच्छा मैं मेरा एक सवाल ले लें, फिर मैं इस पर शाइस्ता साहिबा से कमेंट चाहूंगा जिसको आप जिससे आप किस चीज का क्रेडिट। अच्छा, मेरा एक सवाल ले लें मुसर्रफ साहिबा, फिर मैं शाइस्ता साहिबा की तरफ जाता हूं। अच्छा, इस पे एक क्वेश्चन मार्क ये है कि क्योंकि पेशावर हाई कोर्ट के अंदर भी ये केस मौजूद है, नैब का केस भी है, और उस पर स्टे लिया हुआ है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पेशावर हाई कोर्ट में भी। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो क्लेम करती है, एहतसाब का नारा लगाती है, तो फिर एहतसाब होने दें, यहाँ पर भी केस चलने दें, फिर स्टे क्यों लिया जाता है? ये काम सा तासुर है, कॉमनर का क्वेश्चन है। रेहान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एहतसाब का नारा नहीं लगाती, हम एहतसाब कर रहे हैं, और उस अकाउंटेबिलिटी प्रोसेस में जो कोई भी आएगा उसका जिस मर्जी सियासी जमात से ताल्लुक होगा उनको भुगतना पड़ेगा। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पत्थर लेके
अटैक नहीं करती अकाउंटेबिलिटी के इदारों बात को या सुनिए, कोर्ट को। अब ये- तो माशाल्लाह अब ये से जवाब नहीं ये देंगी, ये मेट्रो का बदनामे जवाब जमाना नहीं जो चलिए, मैं अब जवाब लेता हूँ। बदनामे जमाना अब मैं शाइस्ता साहिबा से जवाब लेता हूँ। बदनामे जमाना उनकी औलादें शाइस्ता जिन्होंने साहिबा- इनका खाना खराब किया। शाइस्ता साहिबा वो कह रही है कि एहतसाब का अमल नहीं रुक पाएगा, वो आप पत्थर हाथ में मेरी उठाकर बात करे सुनिए, उसको। रेहान, जी 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 इनका बताइए। ये वतीरा है, बेचारे मजबूर हैं, सवाल कुछ करेंगे जवाब कुछ देंगे, क्योंकि वतीरा जवाब आप लोगों नहीं का ये है कि मेरे पहले पास सुप्रीम कोर्ट से इन्होंने अटैक किया ये और कह उसके रहे बाद हैं, कल आप ये पत्थर कह लेके रहे हैं पहुंची कि कि आप भी 70 अपने अरब रुपया सारे लगाए, लाहौर लेकिन लश्कर के साथ ADB से लैब के इन्होंने ऊपर। $593 मिलियन का कर्ज लिया है, जो 120 अरब से भी ज्यादा बनता है। अच्छा, मुशर्रफ साहब मुझे जवाब ये ले बता लें। दें, पूछ के कॉफी मुझे ये पूछ के बता दें कि वो कौन सा खौफ है जिसके तहत ये इफ्तिताह किया गया है और तख्ती लगाई गई है। क्या बहुत जल्दी है कि नामुकम्मल प्रोजेक्ट पे तख्ती लगा दी, और कितनी मुकम्मल हुई है और कितनी नामुकम्मल है अभी? नहीं वो तो कह रही है कि मुकम्मल हो गई है, वो कह रही है कंप्लीट ट्रैक को इनॉग्रेट किया है शाइस्ता साहिबा। क्योंकि इमरान नियाजी साहब का इकबाल जरी है कि बाप का पैसा है जो लूटा गया है या लुटाया गया है, तो ये हमारे पैसे का हमें हिसाब चाहिए कि किसने लूटा, कहां लूटा और कितना लूटा गया है, और क्यों इतनी जल्दी उनको पड़ी हुई थी कि वो उन्होंने क्या खौफ है जो इतनी जल्दी इफ्तिताह कर दिया। आप जल्दी कह रही हैं, 2017 में मंसूबा शुरू होता है, 6 माह में मुकम्मल होना होता है, अभी आप जल्दी कह रही हैं। चलिए, देर आयत दुरुस्त आयत, पेशावर के लोगों को सहूलत मिलेगी। नामुकम्मल रेहान, नामुकम्मल का इफ्तिताह हुआ है, नामुकम्मल का नहीं, इसका जवाब वो दे रही है कि हमने कंप्लीट ट्रैक को इनॉग्रेट किया है। मतलब जो बातें करते रहे कि ऊपर से गुजरनी, नीचे चलनी चाहिए और जंगला बस है और ये है और वो है। अच्छा, इसका जवाब मैं ले लेता हूँ मुशर्रफ साहिबा से। इसका जवाब मुशर्रफ साहिबा से लेता हूँ मैं। मुशर्रफ साहिबा, आप ये कहती थी कि ये जंगला बस है, इस पर तो तनकीद ऑन रिकॉर्ड है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कमोबेश सभी लोग, वो एमपीएस हों, रहनुमाओं, उनके सपोर्टर्स हों, वो मेट्रो को जंगला बस कहते थे। तो अब आप जंगला बस कहना छोड़ देंगे? देखिए रेहान, बात यह है कि इन्होंने लाहौर को साफ पानी नहीं दिया, जनूबी पंजाब में लोगों को हमने वहाँ पे बैलेंस करके हम एंड पे लेके आई। हंसने की बात नहीं है मोहतरमा, आप लोगों ने लोगों का साफ पानी, मोहतरमा आपने लोगों को कहाँ चला गया जिससे लाहौर का सारा पानी लेना हमने था। बाकी काम हम देखिए, हम पैरेलल काम कर रहे हैं। हमने तो देखिए, हमने तो डैम्स भी लॉन्च किए हैं, हमने तो डैम्स भी बना रहे हैं, और उसके बाद हमने रावी अच्छा, इस पे ये तो हमारा मंसूबा था। इनके ज़हनी तवाज़ुन का आलम आप ये देखें कि ये बौखला गए हैं, बौखलाहट का शिकार है। कभी पत्थर मारते हैं, कभी ईंटें मारते हैं, और कभी कहते हैं हमारे अपने ऊपर खुद ही अटैक करके, और फिर उसके ऊपर ये लोग हंसते हैं। तो उसकी ज़हनी हालत का अंदाजा पूरी कौम। अच्छा मुशर्रफ साहब, इस पे एक और क्वेश्चन मार्क है। मुशर्रफ साहब, एक और क्वेश्चन मार्क है। वो 49 अरब का प्रोजेक्ट था जो एस्टिमेटेड कॉस्ट। मैं क्वेश्चन कर लूं इनसे, मैं आपकी तरफ आता हूं। शाइस्ता साहब, मैं आपकी तरफ आता हूं। 49 अरब का प्रोजेक्ट था, 71 अरब से तजावुज कर गया। वो कहते हैं कि इससे और बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हो सकते थे। केपी के लोगों को हेल्थ फैसिलिटीज मिल सकती थी, एजुकेशन फैसिलिटीज मिल सकती थी, पीने का साफ पानी मिल सकता था। इससे भी तो बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हो सकते थे ना, अगर आप पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के प्रोजेक्ट्स के ऊपर ये एलिगेशन लगाते हैं तो। नहीं, मैं तो कह रही हूँ कि हमने बेसिक चीजों को पहले देखिए। जो इनकी फ्रस्ट्रेशन है ना पीएमएलएन की, वो आज नजर आ रही है। हालांकि ये तो क्रॉस टॉक करने को बड़ा नामुनासिब समझती है, लेकिन ये अपनी बारी पे भी बोल रही है, फिर मुझे भी इंटरप्ट करी, जिसकी वजह से मुझे भी इनको इंटरप्ट करना पड़ रहा है। वो फ्रस्ट्रेशन हमें समझ भी आ रही है, नजर भी आ रही है। वो जो इन्होंने माशाल्लाह से लाहौर लश्कर और जिस तरह से ये दारों पे चढ़ दौड़े, और फिर जिस तरह से अब इनको आगे अवाम ने जिस तरह से रिजेक्ट किया है, जिस तरह से इनको माशाल्लाह से अप्रिशिएट किया गया है, तो इस वजह से इनकी ये ज़हनी हालत इस चीज की आज गवाही दे रही है। बल्कि जो मैं बात करूं, अगली बात ये देखें, इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हमने बेसिक पहले 5 साल हमने जो बेसिक चीजें थी केपीके की, उस पर हमने बहुत काम किया है अल्हम्दुलिल्लाह। इस वजह से दोबारा वहाँ पे मैंडेट लेके गए हैं। किस चीज पे काम किया? हॉस्पिटल्स में, स्कूल्स में, कॉलेजेस पे, पानी पे, सड़कों पे, किस पे काम किया? पूछते हैं स्पेसिफिकली। जी मुशर्रफ साहिबा। और उसके बाद हमने बड़े मंसूबे भी करने हैं, और ये मोहतरमा से कहें कि जरा बारी का होल्ड ऑन, हमें पता है बड़े चार्ज हुए हैं, ये इनको बड़े गुस्से हैं, तो जरा आराम से पहले बात सुन लेना। पत्थर वत्थर आजकल तो ये लेके फिरते हैं। अच्छा, आप शाइस्ता साहिबा मुझे क्विकली बता दीजिएगा कि क्या वाकई आप लोग अंडर प्रेशर है? जो नैब के बाहर भी हुआ, फिर खास तौर पे बीआरटी की इनॉग्रेशन हुई, जिस संत में गवर्नमेंट जा रही है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सक्सेस है, उसकी वजह से पीएमएलएन अंडर प्रेशर है। मुशर्रफ साहब, मैं जवाब ले लूं, फिर उसके बाद मुझे उसके बाद वाइंड अप करना है। जी शाइस्ता साहब, आप अंडर प्रेशर है?
सारा दिन आपके कैमरे पे दिखाते रहे। इनके एक बहुत बड़े स्पोक्स पर्सन है, एक ये भी हैं दो, उनको तो हम 250 नजर आ रहे थे, इनको शायद हम 50 नजर आ रहे होंगे। तो एक्चुअली मुझे नहीं पता कि इनके जहनी हालत क्या है, लेकिन बुखलाहट जो है वो आया है कि जो कुछ कल हुआ वो उससे इनकी बुखलाहट आया है, इसमें कोई दो राय तो है ही नहीं। तो लेकिन चले, ये जो कहती हैं वो ठीक है, लेकिन इस वक्त मुझे बीआरटी के सवालों का जवाब ले दें कि मतलब वो कौन सा खौफ है जो इतनी जल्दी इफ्तिताह की गई, क्योंकि अभी वो नामुकम्मल है। और करप्शन कहां कहां हुई, क्योंकि ये तो इनको अब नैब में जवाब देना पड़ेगा, स्टे कब तक रहेगा। और जो अक़वाले ज़री नियाज़ी साहब के थे, बहुत बहुत शुक्रिया शाइस्ता परवेज साहिबा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। मुसर्रत जमशेद चीमा साहिबा, आपके वक्त के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जमशेद चीमा साहिबा हमारे साथ मौजूद थी। शाइस्ता परवेज मलिक साहिबा की गुफ्तगू आपने सुनी है। आगे बढ़ते हैं, अब कुछ बात करते हैं वज़ीर आला पंजाब के ऊपर मौजूद लिकर केस के हवाले से, शराब के गैर कानूनी परमिट के हवाले से वज़ीर आला पंजाब जो हैं वो हॉट वाटर्स में हैं, उनकी मुश्किलात बढ़ती जा रही हैं। आज एक्स प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू चीफ मिनिस्टर पंजाब डॉक्टर राहील सिद्दीकी नैब में पेश हुए। नैब में पेशी से पहले उनकी बॉडी लैंग्वेज क्या दिखाई दे रही थी, हमारे रिपोर्टर सऊद बट नैब के बाहर मौजूद थे। उन्होंने क्या सवाल किया और फिर उसका क्या जवाब मिला उन्हें, सबसे पहले वो आपको दिखाते हैं। सुनने में आ रहा है कि आपके खिलाफ वादा माफ गवाह बन रहे हैं कुछ लोग। इस पर तो मैं कोई कमेंट नहीं दूंगा। अच्छा, यहाँ तो अंदर होना, आपने पहले से बातचीत शुरू। नहीं बाहर आपको हो रहा है ना, तो आपकी बात तो बाहर जानी चाहिए, क्योंकि आप पे इल्ज़ामात कल चल रहे थे। नहीं मैं कोई कमेंट नहीं दूंगा। और मैं जिस स्कूल में पढ़ा ना, सादे पब्लिक स्कूल, उसका मोटो है डू द राइट फियर नो मैन। ये तरीका। एक्स प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू चीफ मिनिस्टर पंजाब डॉक्टर राहील सिद्दीकी की गुफ्तगू आपने सुनी। ये वो गुफ्तगू है जो नैब में जाने से पहले उन्होंने की है, नैब ऑफिस के बाहर की। नैब ऑफिस के अंदर उनसे क्या इन्वेस्टिगेशन हुई और उन्होंने क्या कहा, ये जानेंगे। इस वक्त हमारे रिपोर्टर सऊद भट्ट हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सऊद आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो आज एक्स प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू चीफ मिनिस्टर पंजाब राहील सिद्दीकी नैब में पेश हुए हैं और आपकी गुफ्तगू उनके साथ हुई। जब वो नैब पेशी के लिए जा रहे थे तो उन्होंने बड़े कॉन्फिडेंटली एक स्टेटमेंट दिया कि मैं एसपीएस से पढ़ा हूं और एक ही सेंटेंस जो मैंने सीखा है और मेरी जिंदगी का हासिल है वो ये कि डू द राइट एंड फियर नो वन। बड़े कॉन्फिडेंट थे। ये बताइए कि नैब पेशी के दौरान वो अप्रूवर हो गए अगेंस्ट चीफ मिनिस्टर पंजाब, और वजीर आला पंजाब की रुखसती का खतरा कितना बढ़ गया है राहील सिद्दीकी की आज की पेशी के बाद? जी रेहान, बहुत शुक्रिया। और आपका सवाल बहुत अच्छा है कि राहील सिद्दीकी कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार के जो शराब लाइसेंस केस है उसके अंदर। जब वो आए हैं तो बिलाशुबा मैंने उनसे सवाल किया कि आपके ख़िलाफ़ ये बातें चल रही हैं, ज़बान ज़द-ए-आम है ये बात, और मीडिया पे ये बात रिपोर्ट हो चुकी है कि फॉर्मर जो डीजी एक्साइज़ हैं वो आपके ख़िलाफ़ वादा माफ़ गवाह बन रहे हैं। जिस पर उन्होंने कहा राहील सिद्दीकी ने कि अभी मुझे अंदर जाने दें, मैं नैब के साथ तमाम तर डिस्कशंस करने के लिए तैयार हूँ, अभी बात ही नहीं हुई और आप कैसे सवाल कर रहे हैं। दूसरा सवाल मैंने ये पूछा कि अगर सिर्फ क़यास राइयाँ हैं तो आप हक़ाइक़ बता दें, जिस पर उन्होंने सिर्फ इतना जवाब दिया कि मैं सादिक पब्लिक स्कूल से पढ़ा हूँ और डू द राइट थिंग एंड फियर नो वन के मोटो पर चल रहा हूँ। आज अंदरूनी कहानी के हवाले से बात करें तो राहील सिद्दीकी 3.5 घंटे तक नैब की जो कंबाइंड इन्वेस्टिगेशन टीम है उसके सामने रहे हैं। नैब ने उनसे ये सवाल किया कि आप ये क्लेम कर रहे हैं कि आपने इस तरह का कोई इकदाम नहीं किया, आपने साबिक डीजी एक्साइज़ पे, एक्साइज़ डिपार्टमेंट पे कोई प्रेशर नहीं डाला। अगर इस बात में हक़ाइक़ हैं तो आप बता दें, और आप बता दें कि आपको प्रेशर डालने के लिए किसने कहा था। अगर वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने कहा था तो उनका नाम लिख के दे दें। राहील सिद्दीकी 3.5 घंटे तक नैब से रिक्वेस्ट करते रहे कि मैं रिटायर होने वाला हूँ, मुझसे ये चीज़ें ना पूछें और मेरी सिर्फ जान छोड़ दें, मेरे अकाउंट में कोई पैसे नहीं आए, मैं किसी चीज़ के अंदर इन्वॉल्व नहीं हूँ और मुझे यहाँ से जाने दें। नैब ने उन्हें कहा है कि अगर आप बिल्कुल ठीक है, आपके पास इस तरह का कोई डॉक्यूमेंट्स मौजूद नहीं है तो आप जा सकते हैं, और अगर आप वादा माफ गवाह बनना चाहते हैं तो हमें इस बारे में बता दें। आज दूसरी पेशी थी उनकी, उनको बार बार नैब मौका फराहम कर रहा है। गुज़िश्ता रोज़ भी वो आए, उन्होंने कहा कि मैं बिल्कुल बेकसूर हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया सऊद भट्ट आपके कीमती वक्त के लिए। मुझे ब्रेक पर जाना है, ब्रेक लेंगे जी। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो रुख करेंगे शहर कायद का, जहां बहुत इंपॉर्टेंट मामला चल रहा है। वहां पर गवर्नर रूल की बात हो रही है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कैसे दिफा करती है और कितने खतरे में दिखाई दे रही है। इस तमाम तो मामले को उठाएंगे इस ब्रेक के बाद हमारे साथ। वेलकम बैक। शहर कायद यानी कराची एक बार फिर मसाइल का शिकार है। शहर की गंदगी और लोड शेडिंग से शुरू होने वाले मसाइल अब शहर में तब्दीली की जानिब निकल पड़े हैं। कराची का मसला इस शहर की ओनरशिप का था। सूबाई हुकूमत, वफाकी और जिलाई हुकूमत के दरमियान कराची शटल कॉक बनकर रह गया है। अब बदलिया ने कराची के मसले पर असखुद नोटिस ले लिया है। गुज़श्ता रोज सुप्रीम कोर्ट में कराची के मसाइल पर अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान खालिद जावेद खान ने वफाकी हुकूमत का मौक़िफ़ पेश किया।
उन्होंने अदालत को बताया कि इस माह मकामी हुकूमत खत्म हो रही है। कराची के हवाले से वफाकी हुकूमत मुख्तलिफ आईनी और कानूनी पहलुओं को संजीदगी से देख रही है, फिलहाल तफसीलात नहीं बता सकते। अदालत ने रिमार्क्स में कहा कि आप सुप्रीम कोर्ट के हुक्म का इंतजार क्यों करते हैं? आपके पास इंतजामी इख्तियारात हैं, आप अपना काम खुद क्यों नहीं करते? नाले साफ करने के लिए भी आप अदालत के हुक्म का इंतजार करेंगे? यहां 70 साल हो गए हैं, अब तक कोई सिस्टम नहीं बना सके। अगर तजावुजात खत्म करना है तो लोगों को मुतबादिल देकर करें। सुप्रीम कोर्ट का कांधा क्यों चाहते हैं? आप लोगों ने तो कोई हाउसिंग स्कीम नहीं, लालच की हाईवे पर जो जमीन मख्तस की सब पर कब्जा हो गया है, लोग तो बेयारो मददगार बैठे हुए हैं। आज इसी मौजू पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। रहनुमा पीपल्स पार्टी नैयर बुखारी ने मुतनाज़े बयान पर अटॉर्नी जनरल को पार्लियामेंट में बुलाने का मुतालबा कर दिया। दूसरी जानिब चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी वफाकी हुकूमत को आड़े हाथों लिया। वो क्या कह रहे थे उसकी एक झलक सबसे पहले आपको दिखाते हैं। खुदा ना खास्ता अगर ये रेजीम, ये हुकूमत पीटीआई सिंध का कैपिटल को कब्जा करना चाहते हैं, हमें कॉलोनी बनाना चाहते हैं, तो ये गैर आईनी होगा, गैर कानूनी होगा। और अगर खुदा ना खास्ता गैर आईनी कब्जे को किसी न किसी तरीके से अदालती कवर दी जाएगी, तो फिर एक जब शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो का अदालती कत्ल हुआ था, बहुत ही बड़ा हमला, और ये एक बार फिर इस धरती पे एक हमला हो बिल्कुल कबूल नहीं हो। मैं उम्मीद कि ऐसा कोई गैर आईनी, गैर जमहूरी हमला, कब्जा, कॉलोनी बनाने का कोशिश, इट्स गॉन फ्रॉम वर्स टू वर्स। मैं किसी को ये समझा भी नहीं सकता। कराची का इलाज होना है आइन के अंदर रहते हुए। हमारा कोई आइन नहीं है, 1973 का भुट्टो साहब का आइन जो उन्होंने बनाया था, उसके अंदर रहते हुए, और रजा रब्बानी साहब की तरमीम जो आसिफ जरदारी साहब ने हुई थी, उसके अंदर रहते हुए कराची के मसाइल हल करने के लिए हम हर किस्म का हरबा इस्तेमाल करें। कराची के क्यों? कि कराची चलेगा तो पूरा सूबा चलेगा, पूरा मुल्क चलेगा, पूरा पाकिस्तान उठेगा। आज लोग कहते हैं कि ये शहर, उस वक्त लोग ड्रीम करते थे इस 20 साल में और 30 साल में जो जमातें रही यहाँ, उन्होंने कराची को हशर क्या कर दिया। हम इस शहर को, इस सूबे को हम हालात के रहमो करम पर नहीं छोड़ सकते, और अल्टीमेटली सूबे की वैधानियत पे कोई क्वेश्चन नहीं है। हुकूमत क्या चाहती है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का क्या मौक़िफ़ है, आपने देखा। हुकूमत के पास इस वक्त दो ऑप्शन हैं। पहला ऑप्शन सिंध असेंबली के अंदर से चेंज लाना है, पार्लियामान में तब्दीली लाने की कोशिश है, जबकि दूसरा ऑप्शन गवर्नर राज के जरिए इक़्तिदार वफाक के हाथ में लेना है। गवर्नर राज के जरिए इख्तियारात का कंट्रोल 18वीं तरमीम के बाद अमलन नामुमकिन हो चुका है। ताहम आइन के आर्टिकल 232 सेक्शन 1 के मुताबिक अगर सदर ममलिकत समझते हैं कि सूबाई हुकूमत के बस की बात नहीं है तो इमरजेंसी लग सकती है, लेकिन इस इमरजेंसी के लिए सूबाई असेंबली की करारदाद जरूरी होगी। इसी आर्टिकल की दूसरी शर्त कहती है कि अगर सदर खुद इमरजेंसी का फैसला करते हैं तो उन्हें 10 रोज में पार्लियामान के दोनों ऐवानों से अप्रूवल लेनी होगी। सिंध असेंबली के अंदर से तब्दीली की बात की जाए तो इस वक्त ऑपोजिशन अराकीन की तादाद 69 है। इनमें MQM है, तहरीक लब्बैक है, PTI है, GDA वगैरह के अराकीन शामिल हैं। PTI क़यादत दावा कर रही है कि इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के 30 मेंबरान उनके साथ हैं। अगर इस दावे को दुरुस्त तस्लीम कर लिया जाए तो ऑपोजिशन के पास 99 मेंबरान होंगे, जबकि पीपल्स पार्टी अराकीन की तादाद 69 रह जाती है। यूं सिंध हुकूमत खतरे में आ जाती है। क्या वाकई सिंध हुकूमत इस वक्त को खतरा महसूस कर रही है? क्या पाकिस्तान तहरीक हुकूमत वाकई कोई चेंज लाने के लिए संजीदा है? इस मामले पर बात करेंगे। सबसे पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मरकजी रहनुमा नैयर बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया नैयर बुखारी साहब आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि अटॉर्नी जनरल ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के सामने जो मौक़िफ़ पेश किया और उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग जो कह रहे हैं कि हम खुसूसन कराची को और फिर बिलउमूम सिंध को बचाने के लिए हर आईनी और कानूनी हरबा इस्तेमाल करेंगे, तो आपको क्या लगता है, इससे क्या तासुर मिलता है? क्या सिंध हुकूमत के खिलाफ कोई साजिश हो रही है? ये साजिश जो है इस किस्म की गुफ्तगू बहुत पहले से होती रही है, और PTI के मिनिस्टर्स भी और उनके बहुत सारे मेंबर्स भी ये बात करते रहे कि जी गवर्नर राज की। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आइन और कानून पे बिलीव करती है, और इस आइन के लिए जितनी जदोजहद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने की 77 से लेकर आज तक और 18वीं तरमीम तक, इसको असल सूरत हाल में वापस लाने में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का किरदार है, जहाँ दीगर जमातों ने भी तावन किया। तो हर अदारे को, हर इंस्टीट्यूशन को उसको अपना दायरा इख्तियार में रह के काम करना चाहिए, जो आइन में दर्जशुदा इख्तियारात है। तो हम किसी ने कोई गैर आईनी को इकदाम उठाने की कोशिश की तो उसको बड़ा फोर्सफुली रजिस्ट किया जाएगा।
अच्छा निगर बुखारी साहब, 73 के आइन का सेहरा जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के सर है, 18वीं तरमीम का सेहरा भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सर है। आपको लगता है कि आइन में इस वक्त कोई गुंजाइश मौजूद है और गवर्नर राज लगाना इतना आसान है? बिल्कुल ही। पहले तो देखिए जी, गवर्नर राज की अप्रूवल पार्लियामेंट से भी ज़रूरी है और ये इतनी कोई आसान चीज़ नहीं कि जब जिसका जी चाहे गवर्नर राज लगा दे। फिर गवर्नर राज क्यों, क्योंकि ऐसा कोई ब्रेक डाउन सिंध गवर्नमेंट का है? सिंध गवर्नमेंट तो बड़ी अच्छी फंक्शनल है। जहाँ तक वो कराची के इश्यूज़ का है, तो अगर वफाक अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाता, वफाक अपने जो डिविजिबल पूल से जो शेयर बनता था वो अगर नहीं देता, तो फिर कैसे काम चल सकता है? और बिलखुसूस कराची की जो सिचुएशन है ये फ्लड्स के हवाले से, ये बेसिकली तो ये लोकल गवर्नमेंट का इशू है। प्रोविंशियल गवर्नमेंट का रोल तो बाद में आता है। नहीं, लेकिन बुखारी साहब, उस पर लोकल गवर्नमेंट ये शिकायत करती है कि क्योंकि वो एम्पावर्ड नहीं है, आर्टिकल 140 पूरी तरह से वो इन्फोर्स नहीं हुआ है और उनकी एक पिटिशन भी है कोर्ट के अंदर जो पेंडिंग है, और सिंध हुकूमत असल में डिवॉल्व नहीं कर रही है पावर को, इस वजह से लोकल बॉडीज कुछ कर नहीं सकते हैं। और फिर दूसरा जो आप कह रहे हैं कि गवर्नर रूल लगाना इतना आसान नहीं है 18वीं तरमीम के बाद, अगर इतना आसान वाकई नहीं है तो फिर सिंध हुकूमत को तो मेरा ख्याल है खौफजदा होने की जरूरत नहीं है। हम कतन भी खौफजदा नहीं है, लेकिन असल बुनियादी बात यह है कि फेडरेटिंग यूनिट्स जो है ना, वो उनकी ऑटोनॉमी पे हम बिलीव करते हैं, और फेडरेशन जो है वो मजबूत तब होती है कि जब जो ऑटोनमस बॉडीज़ हैं वो फंक्शनल होती हैं। जब फेडरेटिंग यूनिट्स स्ट्रॉन्ग होते हैं तो फिर फेडरेशन स्ट्रॉन्ग होती है। तो ये सिर्फ सिंध के हवाले से क्यों, लाहौर के इश्यूज़ को क्यों नहीं सामने रखा जाता? और बिलखुसूस जो अटॉर्नी जनरल ने स्टेटमेंट दी है, तो मैंने तो मुतालबा किया कि अटॉर्नी जनरल को पार्लियामेंट में बुलाया जाए और उनसे वजाहत तलब की जाए कि आपने जो सुप्रीम कोर्ट में जो बयान दिया और कहा कि जी मैं वो डिस्क्लोज नहीं करना चाहता, तो ये पार्लिमानी जमहूरियत में जो इख्तियारात हैं वो एग्जेक्टिव के पार्लिमान के थ्रू एक्सरसाइज होते हैं, एग्जेक्टिव करती है, पॉलिसीज पार्लिमान मुरतब करती है। लेकिन ये जो चढ़ दौड़ने की बात करते हैं, इससे मुल्क चलता नहीं है। अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए, अपनी नाअहलियों को छुपाने के लिए एक प्रोविंस को आप टारगेट कर रहे हैं। गंदम का स्कैंडल है, चीनी का स्कैंडल है, पेट्रोल का स्कैंडल है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया नैर बुखारी साहब आपका। नैर बुखारी हमारे साथ मौजूद थे, गुफ्तगू आपने सुनी। इस वक्त सिंध असेंबली में अपोजिशन लीडर फिरदौस शमीम नकवी हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया नकवी साहब आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत इरादा रखती है कि कराची को बचाने के लिए बिलखुसूस हर आईनी और कानूनी हरबा इस्तेमाल करेंगी, तो वो कौन सा आईनी और कानूनी रास्ता होगा कराची को सेव करने के लिए नकवी साहब? हमारे नज़दीक हमने वज़ीर आज़म साहब को, जो हम सिंध असेंबली के मेंबरान हैं, वो हमने उनको 4 कानूनी तरीके बताए हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि लोकल बॉडीज़ को एम्पावर करने के लिए आर्टिकल 140A के तहत जो सुप्रीम कोर्ट में पटिशन है उसके अंदर तेज़ी भी लाई जाए और अर्ली हियरिंग की कोशिश की जाए। उससे हमने एक नया बिल भी लिखा है और हम समझते हैं कि वो भी कंसिडर होगा और सिंध गवर्नमेंट को हिदायत दी जा सकती है कि जो रूह है आइन की कि फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी जो है वो तीसरी सतह हुकूमत के पास की जाए। अगर वो हो जाएगा और PFC होगा तो सिंध के पूरे के हालात बेहतर हो सकते हैं। दूसरे जो 2 तरीके हैं वो आर्टिकल 325 है जो कि फाइनेंशियल इमरजेंसी है, और आर्टिकल 324 है जो गवर्नर रूल है। फ़िलहाल हम उसके फेवर में नहीं हैं, हम आर्टिकल 149(4) के फेवर में हैं। आर्टिकल 149(4) जो कहता है आइन का, वो ये कहता है कि वज़ीर आज़म साहब हिदायत कर सकते हैं चीफ मिनिस्टर को कि ये काम करें, और वो हिदायत के पाबंद होंगे और उन्हें वज़ीर आज़म को बताना होगा कि वो क्या क्या काम कर रहे हैं और जो वक्त मुकर्रर किया जाए उसके अंदर उन्हें वो काम करने हैं। तो ओनर्स ऑफ डिलीवरिंग विल स्टिल रिमेन विद द प्रोविंशियल गवर्नमेंट, लेकिन डायरेक्शन जो है वो सिंध गवर्नमेंट के बजाय अब फेडरल गवर्नमेंट प्राइम मिनिस्टर देंगे चीफ मिनिस्टर को। आर्टिकल 140A को डिफाइन होना चाहिए। ये 3 लाइन का कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, इनफैक्ट 2.5 लाइन में पूरे 3rd टियर ऑफ गवर्नमेंट की बात की है,
इसकी इंटेंट के लिए आपको आर्टिकल 7 भी देखना पड़ता है, 29 भी और 32 भी। ये एक पैरेलल चीज़ है टू 149(4). मैं खुद आपसे कह रहा हूँ कि फाइनेंशियल इमरजेंसी और गवर्नर रूल इसके 149(4) के बाद आएंगे कि अगर सिंध गवर्नमेंट ने 149(4) पे एतराज़ किया तो फिर हमारे पास फाइनेंशियल इमरजेंसी लगाने के भी इख्तियार हो सकता है। और इसके अंदर जो फवाद चौधरी साहब कह रहे हैं वो दुरुस्त कह रहे हैं। दुरुस्त इस लिहाज से कह रहे हैं कि 60 दिन के लिए फाइनेंशियल इमरजेंसी सदर साहब लगा सकते हैं या गवर्नर रूल लगा सकते हैं ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द गवर्नर। उस 60 दिन के गुजर जाने के बाद मजलिस शूरा से अप्रूवल लेना पड़ता है। और अल्हम्दुलिल्लाह आप देख रहे हैं कि मजलिस शूरा से भी जो FATF और इस किस्म के कानून हैं वो अब पास हो रहे हैं। तो लेकिन 180 दिन के बाद ये सिस्टम रिवर्ट कर जाएगा। बिल्कुल ठीक है, वो लैप्स हो जाता है। लेकिन जो पहला स्टेप है नकवी साहब 149(4) का, आपको लगता है कि वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को काबिल कबूल होगा? पहले स्टेप के अंदर ही कंसेंसस डेवलप नहीं होगा तो फिर आगे कैसे बढ़ेंगे आप? बात नहीं है, बात यह है कि पीपल आर सफरिंग। या तो आप कह दें लोग सफर नहीं कर रहे, लोग ये देखना चाहते हैं कि हुकूमत वक्त उनके साथ दर्द रखती है और उस दर्द का इदराक रखती है कि नहीं। कराची के अंदर जैसे ही बारिशों के असरात इतने ख़राब होने शुरू हुए कि लग रहा था कि डिज़ास्टर आ रहा है, NDMA को मूव किया गया। आप सड़कों पे जाके पूछिए कि इस मूव को कराची वालों ने वेलकम किया या इसको एबहॉर किया या इसके खिलाफ हैं। पूरा शहर ने खैर मकदम किया और आपने देखा कि 3 दिन के काम के बाद भी ये हुआ। ठीक है, वो NDMA कर रहा है या वज़ीर आज़म ने फौज से दरखास्त की, ये फौज का काम तो नहीं है या NDMA की जिम्मेदारी तो नहीं है। प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी तो यकीनन बल्दिया उज़्मा की है या सिंध हुकूमत की है, विफाक की है। अगर आपके पास ये निज़ाम आता है तो वे फॉरवर्ड क्या है नकवी साहब? आपके पास लाहेअमल क्या है कराची को दुरुस्त करने के लिए, यहाँ के मसाइल से छुटकारे के लिए? जी, हमारा वे फॉरवर्ड बड़ा सीधा है। हमारा वे फॉरवर्ड ये है कि हम डिस्ट्रिक्ट सिस्टम को ख़त्म करेंगे, एक मेयर के तहत पूरे शहर को लेके आएंगे। कैंटोनमेंट बोर्ड के इलाके के लोग, KPT के लोग, PKO के लोग, MDA के लोग, LDA के लोग, वो सब कराची के मेयर के नीचे होंगे और डायरेक्टली इलेक्टेड मेयर होगा। मेयर की एक कैबिनेट होगी और उस कैबिनेट के अंदर इलेक्टेड और नॉन इलेक्टेड दोनों लोग होंगे और एक कौंसिल होगी जो कि आबादी के तनासुब में होगी। जितनी आबादी जिस शहर की होगी उसके लिहाज से उसके काउंसलर्स होंगे और हर काउंसलर जो है वो तकरीबन हमारे निज़ाम में जो प्रपोज किया है वो एक आधे MPA के कॉन्स्टिट्यूंसी के बराबर है और उसकी भी अपनी एक लोकल एरिया काउंसिल है। ये लोकल एरिया काउंसिल जो है वो पैनल सिस्टम के इलेक्शन से आई। अच्छा, फिरदौसी नकवी साहब, खुर्रम शेर जमान साहब ने क्लेम किया है कि सिंध असेंबली के अंदर, क्योंकि आप अपोजिशन लीडर है, बेहतर तौर पे कमेंट कर सकते हैं कि पीपल्स पार्टी के 30 MPAs आपसे राब्ते में हैं और वहां पर भी कोई वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आ सकता है, कोई करारदाद मूव हो सकती है। देखिए, इब्तिदाई इश्क होता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। बात सारी ये कि आपने देख रहे हैं कि इस वक्त जैसे जैसे अकाउंटेबिलिटी की ड्राइव तेज होती जा रही है, जो लोग इन पार्टियों में हैं उनको पता है अंदरूनी हाल, उन्हें पता है कि शरीफ फैमिली ने क्या क्या चोरियां की हैं और उनको ये भी पता है कि जरदारियों ने क्या क्या ज़र्ब से खेल खेला है। और जैसे जैसे ये अकाउंटेबिलिटी की ड्राइव तेज होगी, इन दोनों पार्टियों का मुस्तकबिल तारीख होता जाए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया नकवी साहब आपका। फिरदौस तमीम नकवी हमारे साथ मौजूद थे, बता रहे थे कि हुकूमत किन ऑप्शंस पर गौर कर रही है और किस तरह सिंध हुकूमत से कंट्रोल लेकर विफाक अपने कब्जे में ले सकता है। बार कैफ क्या होता है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो गैस इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सेस का मामला है, हुकूमत को अरबों रुपए मिलने वाले हैं, इस पर बात होगी इस ब्रेक के बाद हमारे साथ। वेलकम बैक। आज सुप्रीम कोर्ट से पाकिस्तानी अवाम को एक बड़ी खुशखबरी मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने गैस इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सेस के खिलाफ कंपनियों की तमाम तरह अपीलें खारिज करते हुए अवाम से वसूल किए गए 417 अरब रुपए अदा करने का हुक्म दे दिया है। रकम की अदायगी का तरीकाकार तफसीली फैसले की रोशनी में तय होगा। ताहम सुप्रीम कोर्ट ने GIDC सेस केस का 20 फरवरी 2020 को जो फैसला महफूज किया था वो फैसला सुनाते हुए कंपनियों की अपीलें मुस्तरद कर दी हैं। अब याद रहे कि सेस के खिलाफ मुख्तलिफ निजी कंपनियों ने पेशावर हाई कोर्ट में दरखास्त दायर की थी।
पेशावर हाईकोर्ट ने फैसला दरखास्त गुजारों के हक में सुनाया था, जिसके खिलाफ वफाक ने सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की थी। इसी दौरान हुकूमत ने अदालत से बाहर मामला हल करने के लिए ऑर्डिनेंस के जरिए GIDC के 220 अरब रुपए माफ कर दिए थे। मीडिया ने मामला उठाया तो ऑपोजिशन ने हुकूमत को कड़ी तनकीद का निशाना बनाया, जिस पर हुकूमत को ऑर्डिनेंस वापस लेना पड़ा था। यकीनन ये कौम के लिए एक बड़ी खुशखबरी है, लेकिन सवाल ये भी उठता है कि आवाम से रकम वसूल करने के बाद हुकूमती खजाने में जमा क्यों नहीं कराई? हुकूमत बार बार गैस कंपनीज को फायदा देने के लिए रास्ते क्यों तलाश करती रही है? क्या अदालती हुक्म के बाद हुकूमत गैस कंपनी से मतलूबा रकम वसूल कर पाएगी? यकीनन ये एक अहम नुक्ता है, हुकूमत के लिए इम्तहान भी है। हुकूमत इस इम्तहान से कैसे सुरखरू हो पाती है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। अब ये था आज का दस्तक। आपसे मुलाकात होगी कल। अपना रखिएगा ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।